वे थानेदारा तेरी मेहरबानी तो इनू मां तो याद कराती। आरिफ अलवी साहब ने अपने सेक्रेटरी उनके ऊपर दबाव डालने की बड़ी कोशिश की। हमारे सदर मुमलिकत के बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं है। डॉक्टर मोहित पीरजादा एक आर्मी चीफ को ना जानते हो, ऐसे हो ही नहीं सकता। एस्टैब्लिशमेंट भी पॉपुलैरिटी के बगैर नहीं रहती। तीन चार एंकर्स जो है वो फौज ने अपने पास रखे हुए हैं। पाकिस्तान में मस्जिद के मेंबर से लेके बेंच और बार तक सब इनके कंट्रोल में है। ये एस्टैब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट बहुत पुराना था और ये डीजी दर डीजी आगे चलता रहा क्योंकि इसके पीछे भी वर्दी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, वो एक बड़ा मशहूर डायलॉग था, वे थानेदारा तेरी मेहरबानी तो इनू मां तो याद कराती। तो इस हवाले से एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल जो है वो इस वीलॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आपने ये वीलॉग ना एंड तक देखना है, मज़ा सिर्फ तभी आएगा। ये मैं आपको पहले बता दूँ, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये डायलॉग मैंने क्यों रिपीट किया है, बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं। लेकिन उससे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे अगले जो टारगेट है हम उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो चुके हैं। अल्लाह का शुक्र है कि उस तरफ भी सफ़र जो है वो अब आगे बढ़ रहा है। 8 लाख सब्सक्राइबर्स के लिए 2 महीने का टाइम हमने सेट किया है और आपकी मदद दरकार है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू सब्सक्राइब इट और साथ ही साथ बेल आइकन जो है उसे प्रेस कीजिए और ऑल वीडियोज़ को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन जो हैं वो ज़रूर मिल सकें। खुद भी करना है और औरों से भी करवाना है, ये भी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले एक खुशखबरी, बहुत बड़ी खुशखबरी मेरी नज़र में। कल सारा दिन पाकिस्तान की तमाम टेलीविज़न स्क्रीन्स जो हैं वो बटग्राम में एक गांव के करीब फिक्स थी और वहाँ से आपको अपडेट्स दे रही थी कि एक लिफ्ट, चेयर लिफ्ट जो कि फंसी हुई थी, जिसकी 2 तारें टूट चुकी थी और एक तार के ऊपर जो है वो लटक रही थी। उसके अंदर बताया गया है कि 8 अफराद उसके अंदर, जिसमें बच्चे भी शामिल थे, वो फंसे हुए थे और उसके बाद एक बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो किया गया। हेलीकॉप्टर्स जो है वो मंगवाए गए और रात लेट तकरीबन को अप्रॉक्सीमेटली 11 बजे जाके ये ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट हुआ और 8 के 8 लोगों को जो है वो रेस्क्यू कर लिया गया। बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी मेरी नज़र में ये। और सिर्फ मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ नहीं बल्कि BBC, स्काई न्यूज़, जितने भी इंटरनेशनल आउटलेट्स हैं वो तक इसके ऊपर फोकस रखे हुए थे कि एक्चुअली इस सिलसिले में क्या होता है। और अल्टीमेटली मेरे ख्याल में यहाँ पे सलूट पेश करना चाहिए जो लोकल इमदादी कार्रवाइयाँ करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस थी, एडमिनिस्ट्रेशन थी, साथ ही साथ फ़ौज के हवाले से भी, क्योंकि इसके पीछे भी वर्दी है। ये जो रेस्क्यू सर्विसेज थी इसके पीछे भी वर्दी थी, तो उनको भी जो है वो खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि उन्होंने इन 8 अफराद की ज़िंदगियाँ जो हैं वो बचाई हैं। तो आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मैं जानता हूँ पाकिस्तान भर से बहुत सी माओं ने, बहुत सी बहनों ने दुआएँ की कि अल्लाह करे कि इन लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो बच जाएँ और फिर वो दुआएँ जो हैं वो रंग ले आएँ और अल्टीमेटली आज वो सारे बच्चे अपने अपने माँ बाप के पास जो है वो पहुँच चुके हैं। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा जी, एक और इसमें ये खबर ये भी है कि इस चेयर लिफ्ट के अंदर जो है वो 3 ऐसे बच्चे थे जिनका एक्चुअली मैट्रिक का रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस होना था। तो उनके लिए एक और जो खुशखबरी है वो ये है कि उनमें से 3 बच्चे जो हैं वो 3 बच्चों का जो रिज़ल्ट आया है तो उन्होंने 9वीं जमात का इम्तिहान जो है वो पास कर लिया। तो ये भी एक खुशखबरी जो है वो उनके लिए आई है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में चेयर लिफ्ट की डोली सर्विस जो है अब उसे बंद कर दिया गया है। मानसेरा, तोरगर और दीगर अजला में चलने वाली चेयर लिफ्ट डोली जो है वो बंद कर दी गई है। अब मेरा सिर्फ यहाँ पे एक सवाल है, मैंने अपने पिछले वीलॉग के अंदर भी बात की थी कि ये जो डोली है ये एक्चुअली इस्तेमाल की जाती है लोगों की रोज़मर्रा की यूजेज के लिए। ये कोई वो रिक्रिएशन या लग्जरी आइटम नहीं है उनके लिए, ये उनके रोज़मर्रा के काम काज के लिए जाने के लिए जो है। अब अगर आपने ये डोली सर्विस बंद कर दी है तो इससे लोगों की ज़िंदगियों के ऊपर क्या फ़र्क। एंड आई एग्री, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब ये दीज आर वेरी सेफ़, लेकिन इंस्टेड इस तरह का एक्शन लेने के जो एंज बदवाया। अच्छा ऐवा क्या हो गया, बंद कर दो, सारा कुछ बंद कर दो। एक तो हमारे यहाँ पे आपको याद होगा एक दफ़ा यूट्यूब भी इसी तरह बंद कर दिया गया था, फिर टिकटॉक इधर बहुत दफ़ा बंद हो चुका है। मतलब एक और इंटरनेट तो एंज ही ऐसी बंद कर देना। वो रहमान मलिक साहब हुआ करते थे, वो कहते थे जेड़ा कोई भैड़ा दिन आएगा या जिस दिन कोई दहशतगर्दी का खतरा होगा सारा फोन बंद कर दो, पूरे पाकिस्तान के फोन सर्विस जी वो बंद हो जाए। तो इस तरह करने के बजाय अपना मैकेनिज्म एक डेवलप करें जहाँ पे आप एक्चुअली इन चेयर लिफ्ट्स की जाके आप इंस्पेक्शन कर सकें और देख सकें कि क्या वो सेफ़ हैं या नहीं है। अच्छा जी, अब ज़रा मैं आता हूँ अभी वो थानेदारा वाली बात के ऊपर कि मैंने क्यों कही थी। लेकिन उससे पहले ज़रा आरिफ अलवी साहब के हवाले से कुछ इंटरेस्टिंग खबरें आई हैं और जियो ने ये रिपोर्ट किया है कि मुबैना तौर पे आरिफ अलवी साहब ने अपने सेक्रेटरी जिनको उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी जिनको फारिग किया था वकार अहमद साहब, उनके ऊपर उन्होंने दबाव डालने की बड़ी कोशिश की थी।
इस खबर के मुताबिक जी सदर मुमलिकत ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी वकार अहमद से कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल्स के मामले पर उनकी पार्टी पीटीआई का उन पर बहुत दबाव है, अभी वो खामोश हो जाएं और 2-3 साल बाद पीटीआई की हुकूमत आएगी तो उनकी तलाफी कर दी जाएगी। वकार अहमद साहब ने जवाब दिया कि वो चंद माह में रिटायर हो रहे हैं, सदर मुमलिकत अपनी सियासत के लिए उनके बेदाग करियर पर धब्बा ना लगाएं। ज़राए ने कहा कि जी सदर मुमलिकत की ख्वाहिश थी कि वकार अहमद बिल्स के मामले पर बाज़ाब्ता कोई वजाहत ना दें और कोई ख़त ना लिखें, लेकिन वकार अहमद ने दबाव कबूल करने से इनकार कर दिया। ज़राए ने बताया कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी वकार अहमद ने सदर मुमलिकत को यह भी बताया कि अगले महीने उनकी बेटी की शादी है और उनके लिए ये बात बहुत तकलीफदेह है कि उन पर किसी ऐसी बात का इल्ज़ाम लगाया जाए जिससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये जियो ने इसको रिपोर्ट किया है। बाय द वे वो जियो ही था जिसने सबसे पहले ये भी रिपोर्ट किया था कि इन बिल्स के ऊपर दस्तखत हो चुके हैं। एम ही कह रहा हूँ, एम ही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक दिन पहले हफ्ते वाले दिन एक्चुअली ये रिपोर्ट हुआ था पिछले हफ्ते को कि जनाब इन बिल्स के ऊपर सिग्नेचर्स हो चुके हैं, लेकिन अब एक स्टेटेड फैक्ट है कि एक्चुअली इन बिल्स के ऊपर कभी भी सिग्नेचर नहीं हुए थे। ये ज़हन में रखिएगा। अच्छा जी, इसके अलावा एक और ख़बर के मुताबिक ये जो इनके सेक्रेटरी की तैनाती का मामला है, आरिफ अलवी साहब ने कहा इनको तो हटा दिया था वकार अहमद साहब को, उसके बाद उन्होंने कहा था कि जी मुझे जो है वो हुमैरा अहमद साहिबा, ये एक ब्यूरोक्रेट हैं, खातून ब्यूरोक्रेट हैं, इनको जो है वो सेक्रेटरी लगा दिया जाए। तो एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया है कि जी हुमैरा अहमद साहिबा ने वैसी माजरत कर ली, उन्होंने कहा पाइन मैनू एस तो दूर ही रखो। मैं कुछ कहने लगा था वो लफ्ज़ नहीं मैं इस्तेमाल कर सकता, उन्होंने कहा मैनू ऐना चीज़ों तो दूर ही रखो, मैं इन चीज़ों के अंदर जो है वो नहीं आना चाहती। अब इशू ये है कि हमारे सदर मुमलिकत के बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं है, तो ऐसी कितनों लेके आई है। तो इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद जो है वो अब ये फैसला हुआ है कि जी उनके लिए 3 नाम जो हैं वो सजेस्ट किए जाएंगे और इलेक्शन कमीशन इसके अंदर फैसला करेगा कि सदर मुमलिकत को प्रिंसिपल सेक्रेटरी देना कौन सा है, क्योंकि आजकल तकरीरियाँ तबादले इनके ऊपर जो है वो पाबंदियाँ लगी हुई हैं क्योंकि निगरान सेटअप आया हुआ है, तो इस वजह से इलेक्शन कमीशन जो है इसका फैसला करेगा। दूसरी जानिब एक सेक्रेटरी साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है कंवर दिलशाद साहब, बड़े मशहूर हैं, टीवी के ऊपर भी बहुत आते हैं। उन्होंने कहा है कि जी मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी इंतखाबात की तारीख देने की तैयारी कर रहे हैं। सदर मुमलिकत आइन की शिक 48 के सब सेक्शन 5 के तहत तारीख देने जा रहे हैं। सदर आरिफ अलवी ने इंतखाबात की तारीख दी तो इलेक्शन कमीशन मानने का पाबंद नहीं है। इलेक्शन एक्ट की शिक 57 में तरमीम हो चुकी है, लिहाजा सदर का तारीख देना अब गलत होगा। लेकिन बात यह है कि आरिफ अलवी साहब अगर हेड ऑन कोलिजन की तरफ जो है वो जाना चाह रहे हैं तो वो एक नया पंडोरा बॉक्स भी खोल सकते हैं। एक पहले तो खोल दिया है, एक और पंडोरा बॉक्स भी जो है वो खोल सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अच्छा जी, इसके अलावा एक और ख़बर के मुताबिक जनाब शहबाज गिल साहब ने अब आहिस्ता आहिस्ता मैं आता हूँ, वे थानेदारा तेरी मेहरबानी तो इनू माँ तो याद कराती। तो जनाब एक तो शहबाज गिल साहब ने जनाब वीलॉग किया है और उन्होंने कहा है कि जी पीटीआई के वर्कर्स और अवामुन्नास से मैं गुजारिश करता हूँ कि सदर पाकिस्तान की हिमायत में आवाज़ बुलंद करें, पुरअमन लेकिन आवाज़ बुलंद करें। सोशल मीडिया पर और जहाँ भी आप कर सकते हैं, सदर को बिल्कुल इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए, सदर को दफ्तर के अंदर रहना चाहिए। ये बिल्कुल इस्तीफ़ा चाहेंगे, मीडिया में प्रोपोगेट करके भी चाहेंगे और गन पॉइंट पर भी चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने अब ये इलेक्शन नहीं कराने और ये काम लंबा चलना है और इनके लिए एक मुस्तकिल दर्द-ए-सर सदर का दफ्तर के अंदर है। लेकिन दूसरी तरफ कौम के लिए अच्छी खबर है, एक अच्छी नवीद है कि पाकिस्तान के अंदर अभी भी एक शख्स बैठा है जो आइन के साथ वफादार है, जो बहादुर है, जिसमें अखलाकियात मौजूद है। दोबारा ये लाइन में रिपीट करता हूँ, एक अच्छी नवीद है कि पाकिस्तान के अंदर अभी भी एक शख्स बैठा है। पाकिस्तान से बाहर जो शख्स बैठा है उधर की जिक्र करिए उन्हें काश वो भी पाकिस्तान में बैठ के ये सारी बातें कर रहे होते। चलें खैर। अच्छा जी, एक और शहबाज गिल साहब ने दावा किया है जी साइफर केस में आजम खान, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी पर वादा माफ गवाह बनने के लिए दबाव डाला जा रहा है, लेकिन कोई भी अभी तक तैयार नहीं है। इसके अलावा शहबाज गिल साहब का एक खिताब मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, वो जो मैं आपसे कह रहा था ना, वे थानेदारा तेरी मेहरबानी, तो वो शहबाज गिल साहब के हवाले से मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। उन्होंने एक अमरीकी यूनिवर्सिटी में जाके एक खिताब किया वहाँ पे। अब वो खिताब में बड़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, वो मैं एक एक करके आपके साथ शेयर करता हूँ। उन्होंने कहा मैं 2017 की जनवरी या फरवरी में मोहित पीरजादा के साथ बैठा कॉफ़ी पी रहा था। अच्छा, 2017 की जनवरी या फरवरी के अंदर शहबाज गिल साहब की पीटीआई के अंदर बाकायदा एंट्री नहीं हुई थी, ये बात ज़रा ज़हन में रखिएगा। इनकी एंट्री जो है वो इमरान खान साहब जब एक्चुअली इलेक्शन लड़ने जा रहे थे ना 2018 का, तो उसके आसपास एक्चुअली इनकी पीटीआई के अंदर एंट्री हुई थी, तो इस वक्त उनकी पीटीआई के अंदर एंट्री नहीं थी। उन्होंने कहा अभी डॉन लीक्स नहीं हुआ था। मैंने उनसे कहा कि मैं बाजवा साहब को जानता हूँ, आप नहीं जानते, मतलब गिल साहब जानते हैं बाजवा साहब को, आप नहीं जानते। और ये किसको कह रहे हैं? डॉक्टर मोहित पीरजादा को। मतलब डॉक्टर मोहित पीरजादा एक आर्मी चीफ को ना जानते हो, ऐसे हो ही नहीं सकता, मतलब ये इम्पॉसिबल बात है। मतलब डॉक्टर मोहित पीरजादा इतने बड़े सहाफ़ी, इतने बड़े एंकर पर्सन हैं, ये किस तरह हो सकता है कि वो आर्मी चीफ को ना जानते हो? खैर, उन्होंने कहा कि मैं शहबाज गिल कह रहे हैं मैं जानता हूँ, आप नहीं जानते।
मतलब शहबाज गिल साहब ने माशाल्लाह सोर्सेज देखो कि वो जनरल बाजवा को 2017 से जानते हैं। अच्छा, उन्होंने कहा ये नवाज शरीफ का भी बेड़ा गर्क करेंगे और फिर हमारा भी, पीटीआई का भी करेंगे अल्लाह के करम से। तो शहबाज गिल साहब ये फरमा रहे हैं कि मैंने 2017 में भांप लिया था कि जनरल बाजवा जो है वो पीटीआई का बेड़ा गर्क करेंगे। ठीक है, अप्रैल में डॉन लीक्स होता है जिसमें वो मशहूर ट्वीट आता है रिजेक्टेड वाला। इसके बाद जुलाई में फैसला आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का जिसमें नवाज शरीफ को फारिग कर दिया जाता है। अब इस पर बहुत सारे लोगों को गुस्सा है कि उनको भी गलत तरीके से फारिग किया गया। बिल्कुल इसमें एस्टैब्लिशमेंट की सोच और कोशिश होगी। चलें, अब शहबाज गिल साहब कम से कम ये बात तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये बात तो मान रहे हैं कि नवाज शरीफ को फारिग करने में भी एस्टैब्लिशमेंट की उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट की सोच और कोशिश का लफ्ज है, कोशिश होगी। ठीक है, तो उन्होंने कहा लेकिन उन्होंने माल भी तो बनाया हुआ था ना। अब नवाज शरीफ तो ऑप्शन रहा नहीं फौज के लिए, उसकी बिगड़ गई फौज से, जरदारी है नहीं, तो उस वक्त पॉपुलर कौन है? इमरान खान ही एक वाइबल लीडर रह गया जिसकी पोजीशन है। एस्टैब्लिशमेंट एक ऐसी चीज है जैसे मछली पानी के बगैर नहीं रहती, एस्टैब्लिशमेंट भी पॉपुलैरिटी के बगैर नहीं रहती, दुनिया की कोई भी एस्टैब्लिशमेंट हो। उन्होंने हमेशा पॉपुलैरिटी के घोड़े पर बैठना है। मीडिया अच्छा, सो बेसिकली इनका यह कहने का मकसद है कि उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट ने जाके एक्चुअली इमरान खान साहब के साथ हाथ मिलाया क्योंकि इमरान खान साहब पॉपुलर बड़े थे, तो इसलिए उन्होंने हाथ मिलाया। ये नहीं बताएंगे कि एक्चुअली एस्टैब्लिशमेंट की नर्सरी के अंदर इमरान खान साहब को जो है वो पौधे के ऊपर जिस तरह पानी डालते हैं ना, उस तरह पौधे के ऊपर पानी डाला जा रहा था और आहिस्ता आहिस्ता इसको दरख्त बनाना था। हकीकत ये है, लेकिन नहीं बताएंगे, ऑब्वियसली सारी बातें नहीं बताएंगे। आगे अभी देखिएगा, इन्होंने कहा कि आगे कहते हैं मीडिया सारा सेठों के हाथ में है, वो बिजनेस करते हैं, इनके अपने इश्यूज हैं, इनको फौज कंट्रोल कर सकती है। फिर हर जगह पर तीन चार एंकर्स फौज ने अपने हाथ में रखे हुए हैं इन चैनल्स में, उसके जरिए मीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं। वाह क्या बात है शहबाज गिल साहब, शहबाज गिल साहब क्या बात है। तीन चार एंकर्स जो है वो फौज ने अपने पास रखे हुए हैं। शहबाज गिल साहब मेरे सामने आप बैठिए, कुरान मजीद के ऊपर हाथ रख के कसम खाइए और यकीन कीजिए कि आपने अपने दोस्त, आपके अपने, मैं खुल के कह रहा हूं, आपके अपने दोस्त जो बड़े आपके जिगरी रहे हुए हैं, जिनको आप हमेशा ये कहते रहे ये मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त है, मैं इसके साथ कॉफी पी रहा हूं, मैं उसके साथ चाय पी रहा हूं, मुझे बताइए क्या वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ नहीं थे? जिन जिन लोगों को आपने अपने पीटीआई के दौर के अंदर हीरो बनाया, जिनको बैठ के खब्बे सज्जे यूं करके बिठाते थे, नहीं थे वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ लाइनों के ऊपर? नाम लें ना, वो जो तीन चार एंकर जिनकी बात कर रहे हैं उनका नाम लें, नाम लें। वो कौन सा एंकर है, वो कौन सा एंकर है जो अपना मैगजीन चलाने के लिए आईएसपीआर से पैसे लेता था? नाम लीजिए उसका, बताइए वो कौन कौन से एंकर हैं जिनको एक्चुअली चैनलों में रखवाया गया था, नाम लें। वो कौन से एंकर हैं, वो कौन से एंकर हैं जिनको आपके दौर के अंदर बुला के फाइलें दिखाई जाती थी कि देखो नवाज शरीफ ने ये किया, देखो नवाज शरीफ ने ये किया? यही लोग होंगे ना, आप इन्हीं की बात कर रहे होंगे कि जनाब ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ थे और एस्टैब्लिशमेंट के ने तीन चार एंकर रखे थे, तो ये नाम है ना। आज हिम्मत करें, नाम लें, ये यूनिवर्सिटी के अंदर बैठ के आधा सच ना बोलें, लेकिन चलें फिर भी आप बोल रहे हैं, ये बड़ी बात है। यकीन कीजिए कि मैं इसकी भी कदर करता हूं कि बड़ी बात है कि आप ये नाम ले रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा था वे थानेदारा तेरी मेहरबानी, अब मैं आगे नहीं जाना चाहता लेकिन मैं यहीं तक रहूंगा कि वे थानेदारा तेरी मेहरबानी, शहबाज वो गिल को सच बुलवाना शुरू करता है तो कम से कम ये तो कहें, लेकिन पूरा सच बोलें। फिर आगे चलें, आगे उसके बाद कहते हैं कि पाकिस्तान में मस्जिद के मेंबर से लेके बेंच और बार तक सब इनके कंट्रोल में है। यही बात तो मुस्लिम लीग नून साकिब निसार के बारे में कहती थी, यही बात तो वो कहती थी कि नवाज शरीफ को जिस तरह सजा दी जा रही है वो सारी की सारी एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी के अंदर मिले हुए उन लोगों के जरिए दिलवाई जा रही है। आज शहबाज गिल साहब आप भी यही बात कह रहे हैं कि सब लोग जो हैं उनके साथ मिले हुए हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो है वो मिले हुए हैं। शहबाज गिल साहब ऐ क्यों है? आगे उसके बाद कहते हैं तो वो बयानियां भी खुद ही शेप करते हैं कि कौन सा बनाना है, किसी और की प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं करते। लेकिन इस बार वो फिक्स में आ गए। जरदारी डिस्क्रेडिट हो चुका है, नवाज शरीफ के साथ अच्छी चल रही थी, अचानक तलाक हो गई। अच्छा वैसे नवाज शरीफ ना तलाक नहीं, तलाक तो ਤੁਹਾਡੇ अपने लीडर के नाल भी हुई है। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਕਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ भी तो तलाक ही हुई है, ਇੱਥੇ नहीं मानना कि ਇੱਥੇ तलाक हुई है। चलो आगे चलो। तो अब एकदम से दुल्हा कहां से ढूंढे? बारात बैठी हुई है, एक दुल्हा एक ही था जो पॉपुलर था, तो वो इमरान खान साहब। अब एस्टैब्लिशमेंट ने क्या किया कि पब्लिक परसेप्शन देना शुरू की कि हम इमरान खान को ला रहे हैं, ये पब्लिक परसेप्शन देना शुरू की। अच्छा, पब्लिक परसेप्शन देने से, अगर एस्टैब्लिशमेंट की पब्लिक परसेप्शन देने से इतना काम आसान हो जाता तो आज इमरान खान साहब को खुडे लाइन नहीं लगा दिया हुआ था। अगर आज आप खुद कहते हैं ना कि इमरान खान साहब जो है आज भी बड़े पॉपुलर हैं, तो अगर इन्होंने परसेप्शन इतनी आसानी से लोग बिल्ड कर पाते तो फिर क्या मसला था? इमरान खान साहब को ये खुडे लाइन लगा देते, उसमें क्या इशू था?
लेकिन हकीकत यह है कि वो फैक्ट था क्योंकि वो सारी चीजें इस पूरे पाकिस्तानी मीडिया ने, सहाफियों ने देखी हैं कि किस तरह पाल पोस के जो है वो इनको बड़ा किया गया है इमरान खान साहब को। ठीक है, आगे सुनिएगा। उन्होंने कहा कि हम इमरान खान को ला रहे हैं, अगर आप ला रहे थे तो आप लाएं ना किसी को इलेक्शन करके, अब ये भाग क्यों रहे हैं इलेक्शन से, करवाएं इलेक्शन और पता चल जाएगा कि आप किसी को ला सकते हैं या नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरह जिस तरह 2018 के इलेक्शन से पहले 6-7 महीने पहले तक भी मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ जो था वो एक्चुअली लीड में था, और वो सर्वेस भी ये बताते थे कि वो एक्चुअली लीड में है। लेकिन उसके बाद वो जो परसेप्शन बिल्ड हुआ और उन्हीं एंकर्स के जरिए जो कि लौंडे लपाड़ों का किरदार भी अदा करते हैं, और आप अच्छी तरह जानते हैं शहबाज गिल साहब मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये वही हैं जो जाके जनरल बाजवा के साथ हेलीकॉप्टर की सैरें भी करते थे, ये वही हैं जिनका GHQ जाना आना जाना उस वक्त बड़ा आम था, ये वही हैं जिनको फोन कॉल करके बताया जाता था कि उन्हें ए वाली खबर दे देते, ए वाली खबर दे देते, ए वाला पॉइंट ऑफ व्यू देना है। ये वही सारे लोग हैं। आगे चलें। उन्होंने कहा अब किसी को नहीं ला सकते, अब सिर्फ पॉपुलैरिटी के घोड़े को इस्तेमाल करके परसेप्शन दे सकते हैं कि हम लाए हैं और उसे कमजोर करके गिरा सकते हैं। इमरान खान के खिलाफ साजिश ये बनी है, उनका कसूर यह है कि वो असेस नहीं कर सके। अच्छा, और दूसरी बात फिर उसके बाद शहबाज गिल साहब ने यह भी कहा कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो एक्चुअली 2018 से पहले हमारी पार्टी के अंदर जो है वो अपने लोगों को फिट करवाया, और उन्होंने नाम लिए, उन्होंने कहा जहांगीर तरीन, अलीम खान, ये सारे जो है वो उन्हीं के लाए हुए थे। अब मेरा सवाल यह है कि जहांगीर तरीन और अलीम खान क्या 2017-2018 में आए थे? वो तो आपसे बहुत पहले के आके बैठे हुए थे। अब एक्चुअली जब आप ये बात करते हैं ना कि ये एस्टैब्लिशमेंट के लाए हुए थे, आप खुद बताते हैं इस बात को कि आपकी पार्टी में क्या कमजोरी थी उस वक्त। आप मेरी बात को सच्चा साबित करते हैं, जिसमें मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये एस्टैब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट बहुत पुराना था, और ये डीजी दर डीजी आगे चलता रहा। एक डीजी ने दूसरे डीजी को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, ये आगे से आगे प्रमोट भी होता रहा। एटलीस्ट इस बात को मानिए। और अगर आपकी बात मैं मानूं, जो कि मैं एक्चुअली ज्यादा इंकारी नहीं हूं इस बात से, मतलब जहांगीर तरीन, अलीम खान, इन लोगों के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, मैं ज्यादा इंकारी नहीं हूं। मैं आज भी ये कहता हूं कि आप सच बोल रहे हैं, लेकिन आधा सच बोल रहे हैं। आप इतना सच बोल रहे हैं जिसकी हरारत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ना आए। असल मसला ये है, पूरी बात करें, खुल के बात करें कि हाँ ये वो लोग थे, इन लोगों को, आपके जहांगीर तरीन का ताल्लुक अगर एस्टैब्लिशमेंट से था तो जहांगीर तरीन को तो सेक्रेटरी जनरल आपने बनाया हुआ था। अलीम खान का ताल्लुक अगर एस्टैब्लिशमेंट से था तो आपने पंजाब का उसको प्रेसिडेंट बनाया हुआ था। तो इमरान खान साहब छूने काके थे, वो मतलब वो क्या कहते हैं, उनको जो भी प्लेट में डाल के दे दिया जाता था वो मान जाते थे कि मैंने अपनी पूरी की पूरी पार्टी जो है वो जहांगीर तरीन के हवाले कर दी, मैंने पूरे पंजाब का सेटअप जो है वो अलीम खान के हवाले कर दिया। और साथ ही साथ मुझे पता है ये परसेप्शन आप ये बनाने की कोशिश करेंगे जो जो लोग छोड़ के गए वो सारे एक्चुअली एस्टैब्लिशमेंट के लाए हुए थे, वो सारे के सारे छोड़ के चले गए, और इन्हीं लोगों के साथ बैठ के इन्हीं लोगों की तारीफों के पुल आप बांधा करते थे मुख्तलिफ टॉक शोज के अंदर। आप हमें बताते थे कि जनाब ये कितने अजीम लोग हैं, ये कितने जबरदस्त लोग हैं। ये वही पंजाब गवर्नमेंट थी ना जिसके आप तर्जुमान हुआ करते थे, और उसी के अंदर यही फिरदौस आशिकवान भी हुआ करती थी। ये वही पंजाब गवर्नमेंट है जिसमें अलीम खान साहब जो है वो सीनियर मिनिस्टर के तौर पर काम कर रहे थे। उसी पंजाब गवर्नमेंट के तर्जुमान आप थे ना। उस वक्त आपने मुंह खोलने की जहमत नहीं की कि जनाब ये जितने लोग इस कैबिनेट के अंदर बैठे हुए एस्टैब्लिशमेंट के लाए में, उस वक्त बोलना था ना। लेकिन उस वक्त जारी बात है आपने इक़्तिदार के नशे में जो है धुत थे, आपने कहा हाँ ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी देर तक चलता है चलता रहे। असल प्रॉब्लम यह है कि आपको बनाया उन्होंने और आपको मारा भी उन्होंने, यह है असल हकीकत। खुल के बोलें। ये अमेरिका शमरीका और ये डोनाल्ड डू और साइफर वाली स्टोरियां जो है ना, ये जाके अपने वो पार्टी के मासूम जो वर्कर्स हैं या फॉलोअर्स हैं उनको समझाया करें। एटलीस्ट बी ट्रुथफुल टू देम। असल हकीकत यह है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ जितनी देर आपकी बन के रही उतनी देर तक आप हुकूमत करते रहे। जब जाके उनके साथ काम खराब हो गया आपको उठा के बाहर फेंक दिया गया एक टिश्यू पेपर की तरह। सिंपल इज दैट। कहानी सिर्फ इतनी सी है। अच्छा जी, इसके अलावा एक और खबर यह है जनाब के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आज इमरान खान साहब के हवाले से एक बड़ा अहम दिन है, और वो है इस सिलसिले में कि तोशाखाना केस के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो उनकी दरख्वास्तें रिजेक्ट हुई थी उसके खिलाफ उन्होंने जो अपील फाइल की हुई है उसकी हेयरिंग आज होनी है। तो मतलब आप समझ लीजिए कि उस तोशाखाना केस के हवाले से एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो इनकी अपील चल ही रही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो अपील हुई है वो सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो है वो आज सुनेगा। और मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये उम्मीद लगाए बैठी है कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह इसको उड़ा दे। अगर उड़ा दिया तो वो केस भी उड़ सकता है और इमरान खान साहब की ऑटोमेटिकली सजा भी जो है वो मुअत्तल हो सकती है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये लोग ज़्यादा खुश नहीं है, और इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस के खिलाफ जो है
इन्होंने फैसला किया कि उनके खिलाफ जुडिशल जो है वो कमीशन में रेफरेंस जो है वो दायर किया जाएगा। कल जो है वो बड़ी नाराज़गी थी इस बात के ऊपर कि 12 बजे का टाइम था, लेकिन 12 बजे जो है वो आए नहीं चीफ जस्टिस साहब, लेट आए, तकरीबन 2 घंटे लेट आए। उसके ऊपर लतीफ़ खोसा साहब भी बहुत गुस्से में थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लोग भी काफ़ी गुस्से में थे। तो इस इस्लामाबाद हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस के खिलाफ जो है अब इन्होंने रेफरेंस फाइल करने का फैसला कर लिया है। देखें आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या डेवलपमेंट होती है। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।